जब से अटैक हुए हैं भारत पाकिस्तानी जेट को तबाह कर दिया गया है। तो हम इसको आप एक दुख की तरह से देख सकते हैं जिनके साथ में ये दुख हुआ, इसको हम बिल्कुल मानना चाहते हैं। मगर हम गांधी के देश में हैं, लेकिन सरदार पटेल के बाद क्या कोई ऐसी जीजीविषा या पॉलिटिकल एरा में ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम सेक्रीफाइस ही करते रहे? आप कितने भी महान हो, कितने भी बड़े संत हो, मगर जब तक आपके पास में साथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। ये दुनिया रियल दुनिया है। 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करा रही है हमारी सरकार, हमारे सैनिक, हमारी सेना, और पीओके हमारे पास नहीं है। वाई? क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लड़ाई जो है चांस की नहीं होती है, लड़ाई सोच विचार से होती है। कि सेना के मन में क्या जाता है ये भी देश को जानना चाहिए। जो एक सैनिक होता है ना, वो सामने मुड़ के देखता है दुश्मन की तरफ, उसके पीछे लोग क्या कर रहे हैं। वो जब झंडे में बंद होके आता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि उसके ऊपर 1 फूल गिरेगा कि 1000 फूल गिरेगा। जब वो मरता है तो वो अपने देश के लिए मरता है, वो उस फूल के लिए और उस ताली के लिए नहीं मरता। दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी, आर्म फोर्सेस से, और रिसेंटली आप रिटायर्ड हुए हैं। आज हमारे लिए कुछ ऐसा मौका है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत एक बहुत ही गर्व भरे दौर से गुज़र रहा है। 22 अप्रैल से लेकर के अब तक बहुत कुछ हो चुका है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, पर साथ साथ कुछ दुख भरे लफ्ज़ों के साथ कुछ हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने में जब से अटैक हुए हैं, भारत धीरे धीरे किस तरफ आता जा रहा है। कुछ इसके बारे में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। दुख, त्रासदी, मुश्किलें, मेरी निगाह में वो समय होता है जब उसके आगे हमेशा जीत का रास्ता निकलता है। तो हम इसको आप एक दुख की तरह से देख सकते हैं जिनके साथ में ये दुख हुआ, हमारे देश के साथ में जो ये बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, इसको हम बिल्कुल मानना चाहते हैं। मगर ये भी आप देख के चलिए कि ये जो सेक्रीफाइस है हमारे इन बहादुर जवानों का, सिविलियन थे, टूरिस्ट थे, पता नहीं था क्या हुआ। उनकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बाप हैं, उन सब ने एक एक अपना रिश्तेदार खोया इस 22 अप्रैल को। मगर अगर हम एक लार्जर उसमें देखते हैं, लंबी दूरी के लिए जो चीज़ देखते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग इवेंट है देश के लिए। तो जैसे एक सिपाही देश का शहीद होता है, मैं ये सोच के चलना चाहूँगा कि ये भी शहादत है देश की तकदीर को बदलने के लिए। तो सर, जब आप ये कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं टर्निंग पॉइंट? कई चीज़ों से टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि हमारा देश कई मैसेजेस देना चाहता था कभी, और शायद वो मौका नहीं मिल रहा था। हमारे देश के दुश्मनों ने वो मौका एक हादसे के तौर पे दिया, मगर दिया सही। सबसे बड़ा मैसेज ये था, जो एक पूरी दुनिया को एक मैसेज बताना कि हमारा देश अभी वो जो 70-80 साल पुराने वाला मरा हुआ पिटने वाला देश नहीं रहा। हमने 71 में भी काम किया है, 47 में भी करा है काम, 65 में भी किया, कारगिल के अंदर जब फतेह हासिल करी थी तो भी किया था, जीत हासिल करी। मगर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के दिमाग में, जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि भारत और एक भारतीय टिमिड है। इसको थप्पड़ मारो चुप रहता है। एक गांधी जी की फ़िलॉसफी चली हुई है बहुत दिनों से, जिसके ऊपर मैं तो ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। लोग बड़े पोलाइट बोलते हैं, पॉलिटिकल सर्कल में चलते हैं, हो सकता है मैं फौजी हूँ इसलिए, मगर मैं आज से नहीं, मैं जब बचपन में छोटा था तब से भी इस चीज़ के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया कि इधर थप्पड़ मारो उधर थप्पड़ दे देंगे। तो थप्पड़ ही खाते रहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक समय आता है जी, वो एक किसी चीज़ के लिए कहा उन्होंने, क्या कंटेस्ट कहा, क्या नहीं किया, लोगों ने उसको उठा करके हमारे पूरी कौमों को, हमारे देश की पूरी जनता को एकदम से नॉन वायलेंट बनाने की कोशिश कर दी।
और इस दुनिया के अंदर जीना है तो शांति तो चाहिए, मगर शांति करने की भी प्रक्रिया आपको आनी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी जिए। तो ये सबसे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को बताया गया कि हम वो नहीं है जो आप सोचते थे। हम हमेशा बाहर निकल कर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको के पीछे चलेंगे, और आप कहीं भी छुपोगे तो यही चीज़ मॉडर्न देश अमेरिका करे ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारने के लिए। एग्जैक्टली वो ठीक है, मगर तुम ब्राउन, काले, हिंदुस्तानी, भारतीय, जिसको हम एक कॉलोनियल एरा में छोड़ के चले गए थे, बिल्कुल ज़मीन पे मरा हुआ, तुम उठ के मारो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सेक्रीफाइस की जो बात की, 47 जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन से लेकर के और 22 अप्रैल 2025 तक एक कॉमन इंडियन सेक्रीफाइस ही करता आ रहा है। मौके बार बार मिले, मतलब रिसेंट में अगर हम पिछले 25 साल में देखें तो पुणे ब्लास्ट, मालेगांव, बॉम्बे 26/11 सीरीज़ है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो 2016 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं। आज उसका एक बड़ा चेहरा हमने देखा। जहाँ तक बात रही कि गांधी जी, तो नेचुरल सी बात है कि हम गांधी के देश में हैं, लेकिन सरदार पटेल के बाद क्या कोई ऐसी जीजी विशा या पॉलिटिकल एरा में ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हम सेक्रीफाइस ही करते रहे? देश शायद अपने प्लेट के अंदर खाना रखने की कोशिश में मगज़ में था, और हमारा जो एक पॉलिटिकल डिवाइड था काफ़ी एक्सट्रीम था, और हमको शर्म आती थी ये बोलने में कि हम भारतीय हैं। कहीं भी आप चले जाइए, आप विदेश में चले जाइए और सामने से कोई आदमी आ रहा हो इंडियन है, आप उससे पूछें तो मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं मल्लू हूँ, ये बोला जाएगा। आपको ये कोई नहीं बोला कि मैं भारतीय, मैं इंडियन हूँ। ये एक चेंज आया है, ठीक है। ये चेंज किस लिए आया है, अगर मैं उसकी व्याख्यान करूँगा तो आप बोलेंगे कि आप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं, आप करें, ठीक है, मगर बात तो ये है कि जब आपकी इकोनॉमिक माइट ऊपर होती है, जब आपके पास पैसा होता है, दुनिया आपके तरफ लालच से देखती है कि आपका पैसा हमारा पैसा हो, जब आपके पास में टेक्नोलॉजी बनने लगती है, आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगते हैं, जब आप सशक्त होते हैं, जब आपका की फ़ौज सशक्त होती है और विजुअली सशक्त होती है, तो आपको रिस्पेक्ट किया जाता है। आप कितने भी महान हो, आप कितने भी बड़े संत हो, ठीक है, मगर जब तक आपके पास में साथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। ये दुनिया रियल दुनिया है, ठीक है। सो गांधी जी का समय था जब था, अब वो एक मूवमेंट था, वो किस लिए लोगों ने उनको सामने रखा, क्यों रखा, ये सब और अलग कहानी चली जाएगी। मगर कहीं ना कहीं सुबह हमारे बोस जी को आप लोगों ने सबको दरकिनार कर दिया, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 लाख सैनिकों का हमारी सेना समर्पण करवाती है, आत्मसमर्पण करवाती है, लेकिन साहब हम पीओके नहीं ले पाते। तो ये क्या था? इसको हम पॉलिटिकली छोड़ नहीं सकते इस सवाल को। हमें हमारी पीढ़ी को जवाब चाहिए, और आप लोगों ने लड़ी है। क्योंकि हम बहुत उदार देश हैं, ठीक है। जब आप उदारता पे आते हैं, आप बड़ेपन पे आते हैं, जब आपको सुप्रीम काउंसिल की वो सीट मिलती है और आप कहते हैं नहीं हम चाइना को दे देंगे, ठीक है, और फिर आप डंके की चोट पे दुनिया को बताते हैं कि हमने चाइना को दे दिया, तो ना चाइना को अच्छा लगा और आपकी सीट भी चली गई, ठीक है। तो मे बी हम लोग ये जो उदारिता जब कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, राइट, उसके अंदर उदारिता का एक शेल्फ लाइफ होता है। जब तक वो चीज़ कागज़ पे कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब शिमला एग्रीमेंट साइन हो रहा था और भुट्टो ने गिड़गिड़ा करके क्या श्रीमती गांधी जी को बोला अंदर, जिसके लिए वो मान गई, वो एक अपने में लीडर थी, मगर फिर भी एक उदारिता के जो एक कीड़ा है हमारा, एक कल्चरल कीड़ा है, ठीक है, उसके अंदर वो भी संग्रहित थी, और उन्होंने छोड़ दिया उसके ऊपर। अगर वो चाहती उस टाइम पे हो सकता था। अगर नेहरू भी जब 47-48 की लड़ाई चल रही थी और थोड़ा सा एक उसके अंदर नहीं होते कि भाई उदारवाद, किसी का उदार थे, तो वो अगर सुप्रीम अपना यूएनएससी में नहीं जाते तो शायद आज की जो हिस्ट्री थी कुछ और होती। कि ये जो इंसिडेंट्स हैं, 22 अप्रैल पहलगाम का जो इंसिडेंट है,
वो बहुत ही जघन्य इंसिडेंट है, मगर एक टर्निंग पॉइंट भी है। मैं उसको टर्निंग पॉइंट लेके क्यों नहीं आगे चलूँ? पिछले 10 दिन के अंदर जो हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर जिस जगह पे पहुंचा है, रिस्पॉन्सिबल देश है, एस्केलेशन नहीं चाहता था, अंदर घुस के मारना है जैसे सारी दुनिया, कोई और देश नहीं मारता। एक अमेरिका ने मारा है, एक इजराइल मारता है, तीसरा देश हमारा निकला। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी से सशक्त हैं, इकोनॉमी से सशक्त हैं। हम अपनी ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी को हम अपने हिसाब से देखेंगे, आप हमारे साथ ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आना, और सबसे बड़ी चीज़ है देश का तकरीबन एक साथ हो जाना। 22 अप्रैल की जो आज तक कभी हमारा देश जल्दी एकजुट नहीं होता है। कुछ हैं वॉइसेस, ठीक है, जो अभी भी गलत चलती हैं, बट वो वॉइस दब गई। आप सोशल मीडिया पे चलिए, बाहर चलिए। मैं आज DLF मॉल में गया था, इतने दिनों बाद में एक ब्रेक के लिए गया। कम से कम 5-6 बच्चे मुझे आकर के मिले, उन्होंने कहा कि अंकल आर्मी ने सीज फायर क्यों मान लिया। एक जो ये चेंज है, आप इस चेंज को क्यों नहीं देखते? राइट, तो वो सैक्रिफाइस है। बहुत बहुत करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी हमारे देश के लिए, मगर ये जो 22 अप्रैल का जो शहीद होना है, उसका कुछ न कुछ अच्छा तो निकला। सर, इसमें जैसे हम बोलते हैं उदारता, अभी आपने उदारता पे एक बात कही। एक नैरेटिव हमेशा से सेट किया जाता है कि राजपूतों ने कई बार मुगलों को माफ़ कर दिया, कई बार उनको जीता और माफ़ कर दिया। उसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि जब मुग़ल एक बार जीते तो उन्होंने इस कंट्री पर हज़ारों साल राज किया। वही मराठा जो छत्रपति जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को अलग तरीके से देखा और जैसा शत्रु था वैसा व्यवहार किया। क्या आज हम फिर से उसी तकनीक पे जा रहे हैं कि कई बार हम घुसपैठियों को, दूसरे लोगों को, उनको हराते तो हैं पर फिर वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां हम मे बी जो आप बात कह रहे हैं, ये हमारा जो प्रधानमंत्री हैं आज के, या जो आज की जो सीनियर लीडरशिप है, गवर्नमेंट की लीडरशिप है, मे बी इवन पॉलिटिकल, आज तो ये देख लीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ये भी कहती है कि अगर बीजेपी निकल जाएगी तो तब आओ, तब हम देख के बताते हैं तुम्हारा क्या करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। सो जो उदारवादिता है आज के ज़माने में, आज के संदर्भ में, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हमारे देश में भी ख़त्म हो रही है, राइट। सो इधर भी ख़त्म हो रही है, उधर भी ख़त्म हो रही है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी ख़त्म हो रही है। तो ये अब मैं नहीं मानूंगा कि ये उदारवाद। अगर आप सीज फायर के बारे में बोलना चाहते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं, नहीं, वो गलत कमेंट है। देखिए, जो जब मैं रणनीति का स्टूडेंट भी हूँ, मैंने पढ़ाई भी है, पढ़ाई मतलब मैं पढ़ाता रहा हूँ उसके बारे में, और बहुत सीनियर पोजीशन पे पढ़ाता रहा हूँ और जूनियर पोजीशन पे पढ़ाया मैंने, और मैं प्रैक्टिशनर भी हूँ। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मैं कई चीज़ों को अपने साथ में लेके चलता हूँ जी, और ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी है। हर चीज़ का एक मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। जब उस मिशन ऑब्जेक्टिव से आप उसको आगे ओवर रीच करने लगते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक आपका विजन होता है। अगर आप उस विजन से, आपकी निगाह दाएं बाएं हटती है किसी और कारण से, तो आप उस विजन को अचीव नहीं कर सकते। आज की जो गवर्नमेंट का विजन है वो है सशक्त भारत, विकसित भारत 2047। पूरा देश चाहे, पूरी दुनिया चाहे कि लड़ाई के मैदान में कूद जाओ, और सशक्त भारत 2047 के बदले में 2147 में होगा, तो ये भूल हो जाएगी। बिकॉज यही लोग जो कूद के आपको लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, ये आपसे 5 साल 3 साल बाद पूछेंगे कि आपका विकसित भारत 2047 कहाँ गया। बिल्कुल, ठीक है। सो आपका प्लान था, आपने वो प्लान करना था, आपने मैसेजिंग, कई लेवल के मैसेजिंग गए, वो हमने अचीव कर दिया है। ओवर रीच क्यों करना? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जितना भी जो पॉलिटिकल, जो भी हमारी सरकार है, वो एक तरीके से कर रही है, वो कहती ज़्यादा नहीं है पर वो करने में ज़्यादा बिलीव करती है। नहीं, वो कहती है, उसने बोला, प्रधानमंत्री ने इससे ज़्यादा साफ क्या बोलेगा जब वो आपको बिहार के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस टेरर एक्ट के पीछे करने वालों को मटिया मेट कर दिया जाएगा। मतलब तकरीबन इस लैंग्वेज के अंदर मिट्टी में मिला कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब
अब कहे नहीं सब तो हम शहबाज शरीफ को भी मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का तात्पर्य ये नहीं होता कि उनको ले आकर के मिट्टी में मिला दो। उनको तात्पर्य ये होता है कि उनकी इतनी बेइज्जती हो जाए दुनिया के अंदर कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ना है। जो टेररिस्ट थे, जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर थे, मट्टियाँ में मिट कर दिया और उनकी जो इज्जत थे वो खाक खाक कर दी। अब आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए? फौजी तो मरेगा ही मरेगा, वो तो ठीक है, हम तो मरने के लिए तैयार होते हैं, मगर इतने सिविलियन मरेंगे, इतने लोगों की और प्रॉब्लम होगी। क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 1 साल बाद बोलें कि अगर हमने उस टाइम पर ये लड़ाई ना लड़ी होती तो आज हमारा देश कहीं होता? सर 2 चीज़ें हैं इसी जगह पे जो आपने बात कही। यही हमारा न्यू नॉर्मल है। तो न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है? यानी हम इसको ऐसे समझें कि जैसे कभी हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की, मतलब उधर से मिसाइलें चली आ रही हैं, इधर से एरियल ड्रोन लगा पड़ा है, तो ये स्थिति है। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई होनी चाहिए थी, सीज़ फायर क्यों किया, तो क्या वो हमारे विदेशी या दुश्मनों के हाथ की कठपुतली हैं, भले वो यहाँ का नमक खा रहे हैं? नहीं आए। देखिए ऐसा है कि जो रोष है पूरे देश का रोष, सो 2 चीज़ें हैं। एक तो जनता का रोष है, दूसरा पॉलिटिकल रोष है, राइट। उसके 2 पहलू होते हैं पॉलिटिकल रोष के। एक दिखावे का है, राइट, कि इस टाइम पे अगर वो ये बोलेंगे कि आप लड़ाई पे मत जाओ तो वो भी पिटेंगे, राइट। तो वो बोल नहीं सकते, उनके दिल में क्या है पता नहीं। दूसरा एक बनावटी रोष ये भी है कि लेके चलो, जीत हो या ना हो हम हरा देंगे, ठीक है। बिकॉज जीत का पैमाना, जैसे आपने भी बोला ना कि भाई जीत का पैमाना क्या है, मैं एज ए मिलिट्री प्रोफेशनल बता रहा हूँ कि मेरा जीत का पैमाना ये है कि हमने ये कर दिया, हमारी जीत हो गई, अब आगे मत चलो, ठीक है। मगर ये कुछ लोग हमेशा इसको बोलेंगे कि ये जीत का पैमाना खत्म नहीं होगा। वो तब होता जब आप POJK को अंदर लेके आते। तो प्रधानमंत्री या किसी गवर्नमेंट या रक्षा मंत्री ये तो नहीं बोला कि POJK आज हम फौज लेके घुस जाएंगे और आज लेके आ जाएंगे। वो कोई दुकान के अंदर रखी हुई चीज़ थोड़ी उठा के लेके आ जाओगे। और क्या उसका सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन है? क्या और कोई सोल्यूशंस नहीं है? क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस नहीं है? ठीक है, एक टूल होता है स्टेट क्राफ्ट का, डाइम के अंदर डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? वही देश सशक्त देश है जो इन 5 चीज़ों का सही इस्तेमाल करके कम से कम खर्चे के अंदर, राइट, इस चीज़ को हासिल करे। ये स्मार्टनेस है, राइट। ये भी आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि उधर जो दूसरा देश बैठा है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठा है। वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसके पास ब्यूरोक्रेसी है, उसके पास भी रोष होने का तरीका है, राइट। तो ये कई चीज़ें देखी जाती हैं। आप इजराइल की लड़ाई चल रही है और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर कुछ ही लाख लोग हैं, ठीक है, और आज की तारीख में भी इजराइल को सक्सेस नहीं मिला हुआ है। उनका टास्क क्या था? होस्टेजेस को लेके आना। क्या लेके आ पाए? पूरा शहर का शहर तहस नहीं हो गया। वो छोटा सा इलाका है, वो कुछ किलोमीटर बाय कुछ किलोमीटर का है। आप एक देश की बात कर रहे हैं। सो यही चीज़ें तो मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा, आज से नहीं पूछा, कम से कम पिछले 5-6 साल से। कई यंग ऑफिसर्स, कई सीनियर ऑफिसर्स, कई सिविलियन, कई पॉलिटिशियन, कई डिप्लोमेट्स, क्योंकि मैं ऐसे ओहदों पर रहा हूँ जहाँ पे इनसे सबसे मेरा मुलाकात होता रहा है और हर बार लोगों ने ये बोला है कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर वैसे आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ या आर्मी की जो बात करी, आर्मी प्रोफेशनल अपनी तरह से हो सकते हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ है, क्या आप उसको जो लास्ट पिछले आर्मी चीफ रहे हैं उनसे तौल सकते हैं? क्योंकि वो तो खड़ा होकर के पब्लिक के बीच में सीधे सीधे कह रहा है पाकिस्तानी आवाम से कि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और उधर सब काफिर हैं। मारा भी यही कि तुम कौन से धर्म के हो। तो यहाँ आपको लगता है कि वो प्रोफेशनल आर्मी का एक आर्मी चीफ है? वो तो मुजाहिद है, वो आतंकी है वो खुद। हाँ देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। और जब आप किसी को मुजाहिद बोलते हैं तो आप एक रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप उसको जिहादिस्ट बोलते हैं तो भी आप उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, मगर जब आप उसको टेररिस्ट बोलते हैं तब एक अलग चीज़ आती है, ठीक है। सो एक मुसलमान और इस्लामिस्ट में फ़र्क है। वर्ड्स के अंदर जो एक प्ले है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। तो कई लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए जिहादिस्ट है,
तो जितनी बार आप उसको जिहादिस्ट बोलेंगे उतनी बार जितने लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनकी नज़र में आप उसको एक रेस्पेक्ट हीरो बनाने लगे, रिस्पेक्ट बनाने लगे, ठीक है, जबकि लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, चाचा चुस्की बोलते हैं शायद, या विस्की पीता है वो, और उसके और भी कई कारनामे हैं, वो बस अब वो लगे। देखिए आर्मी तो प्रोफेशनल है, राइट, उनके जो नीचे लोग हैं वो ऊपर उसको लाइक करें चाहे नहीं करें, मगर जितना देश प्रेम आपको अपने देश के साथ में है उनको भी अपने देश के साथ में है। वो लीडरशिप किस हिसाब से अपने आर्मी को मोटिवेट करती है वो उसका तरीका है, गलत है सही तरीका है, मगर जब दोनों देश मिलेंगे तब पता चलेगा कि किसका तरीका सही तरीका है, राइट। सो वो सब चीज़ें अलग है, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक जितनी बार और बोलेगा आज मॉडर्न ज़माने के अंदर वो भी अलग थलग पड़ता चला जाएगा, राइट। सो मतलब मैं हमेशा अपने दुश्मन को रिस्पेक्ट देके चलता हूँ, आप उसको कितना भी नीचे गिरा लें, बट मैं तो एज अ फौजी हूँ, जब तक वो जब नीचे भी गिर जाएगा तो भी मैं उसको रिस्पेक्ट देके चलूँगा कि उसमें शायद लड़ने की क्षमता थी और मुझसे लड़ा और मैंने उसको नीचे गिरा दिया, और ये फिर उठ के खड़ा हो सकता है, राइट। तो वो मैं ऐसी हालत पैदा करूँ ये दोबारा ना खड़ा हो सके, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, और जब रूल बेस्ड बॉक्सिंग होता है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। सो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो गलत है, गलत रास्ते पर है, वो अपने देश को भी गलत रास्ते पे ले जा रहा है, और इसीलिए हमारे देश और उसके देश के अंदर बहुत फ़र्क है। आज आप 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के हैं, वो उसके पास में पूरी रिसोर्सेज और सब मिला दिए तो भी उसका 4 ट्रिलियन के रमजान को पैसा नहीं होगा, राइट। तो दोनों में हमारे में फ़र्क है, और हम जितनी भी बारी हम अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो वो चाहता है, ठीक है, अगेन शब्दों का प्ले है, हम अपने आप को गिरा लेते हैं। पर इसमें सर जैसे आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आपने सारा अलग तरह का एक्सपीरियंस किया है, पर एज ए सिविलियन जो हम आम जो साधारण लोग हैं जिनको शायद इतनी डिटेल नहीं मालूम है कि वहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या नैरेटिव एक बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता कि सब लोग जो दिखा रहे हैं हम वही मान जाएंगे बजाय जो सच है, या जो असलियत में हमारी सरकार कर पा रही है, या जो असलियत में अंदर की पॉलिसीज़ हैं, हम सिर्फ वो मान लेंगे जो दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत पीछे चले गए, हमारा देश उस चीज़ को शायद मानता नहीं है कि हम नैरेटिव सेट करें। हाँ देखिए, तो जब आपके देश के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं जो हैं, तो आप उनको जो भी बताएंगे वो उसको शक की निगाह से देखेंगे, ठीक है, राइट। मगर ऐसा भी नहीं है कि जब आप चाइना चले जाएं तो सारे चाइनीज़ जो उनकी गवर्नमेंट बताती है वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए भी है, वहाँ पे भी 100% जो जनता है उनकी उस चीज़ पे नहीं विश्वास करती जो उनके लोग बताते हैं। कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं, अब ये नंबर्स हो जाता है, एक जैसे ब्लाइंड फॉलो लोग बोलते हैं ना, तो मोदी भक्त है, और दूसरे लोग बोलते हैं मोदी अंधभक्त है, राइट। सो ये जो प्ले है इन्फॉर्मेशन का, फॉलोअरशिप का, बिलीफ का, फेथ का, ये हर जगह पे कॉमन है। आज की तारीख में अमेरिका में चले आइए, जो डेमोक्रेट्स है वो रिपब्लिकन के साथ में हाथ नहीं मिलाना चाहता। आज तो हालत ये हो गई कि उनके पास एक दूसरे के परिवारों में वो शादी नहीं करना चाहते, इतना पोलराइजेशन है इतने मॉडर्न देश के अंदर जहाँ सब लोग पढ़े लिखे। तो हमारे देश में भी ऐसे ही होगा, मगर जो एक इन्फॉर्मेशन का पावर है वो पहले भी था, मगर पहले क्या था, सिर्फ क्वेश्चनिंग था, वो सिर्फ एक एंटी गवर्नमेंट स्टांस होता था। पहले जितना भी आप अपने देश के बरखिलाफ बोलें वो अच्छा लगता था, जो इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में लिख दिया, एनडीटीवी ने बना दिया, वही चीज़ सही थी। अब मैं रिपोर्टर के नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना मैं बिल्कुल ही उसमें चला जाऊँगा, क्या थे पर्सनलाइज हो जाएगा, बट वही सही था। तो अभी भी जैसे देखिए, इसके अंदर हिंदू ने टाइटल किया दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या समथिंग अपने एक उसके अंदर लिखा। ये सब चीज़ें गलतियाँ नहीं होती हैं, उनके अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है उसमें किसी न किसी का कहीं ना कहीं गेम है। हो सकता है उनकी जो लीडरशिप उसको पता भी नहीं है, मगर जब ये स्लिप होता है और पेपर के अंदर हर वर्ड मैटर करता है, वो निकलता नहीं है कभी भी। एग्जैक्टली ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिलिब्रेट होता है। बट आज आपको क्यों लगता है कि आज इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर हम पीछे रह गए?
क्योंकि इस बार जो इन्फॉर्मेशन की जो लड़ाई है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम देने से लेकर के 2 महिलाओं, जिसमें से एक मुस्लिम लड़की थी कर्नल साहब और एक लड़की एयरफोर्स की, आर्मी और एयरफोर्स, और उनके ऊपर उनके साथ में एक फॉरेन सेक्रेटरी का फॉरेन एमईए का मिस्री साहब जो कश्मीरी पंडित हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता था। ये स्ट्रक्चर क्यों हुआ? उस ऑपरेशन का नाम कुछ और भी हो सकता था, सिंदूर क्यों हुआ? ये हर चीज़ का मैसेजिंग है, राइट। प्राइम मिनिस्टर की आप स्पीच सुनिए जो बिहार वाली है, और जो उन्होंने लास्ट में दिया 20 मिनट की स्पीच, वो पूरी स्पीच मैसेज टू मैसेज से भरी हुई है। मैं मतलब उसके ऊपर कम से कम 2 घंटे आपकी क्लास ले सकता हूँ। किस टाइमिंग पे है वो, ट्रंप को क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ तो बात ही नहीं करी है। वो जो इंडिया पाकिस्तान को हाइफेनेट किया गया बात के अंदर, वो उन्होंने उसको पाकिस्तान टेरर कर दिया, टेरर एंड टॉक कर दिया, ट्रेड एंड टॉक कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का हाइफेनेशन ही खत्म कर दिया। एक परसेप्शन था, हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर अगर ट्रंप ने पहले नहीं बोला होता तो शायद वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाता। उन्होंने तुरंत बोल दिया ये पॉज है। हर चीज का मैसेज है। कहाँ पे खड़े होके क्या वो बोल रहे हैं चीज का बिल्कुल, क्या पहन करके वो आदमपुर कैंट गए, क्यों गए, क्या क्या हथियार पीछे लगे थे, सारे रशियन हथियार थे, इंडिजिनियस हथियार थे, एक भी अमेरिकन वेस्टर्न हथियार नहीं था पीछे। हर चीज की मैसेजिंग है। देयर इज, हाउ कैन वी से दैट वी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि इंफॉर्मेशन वॉर में हम पीछे रह गए? इंफॉर्मेशन वॉर में अगर देश ये चाहता है कि आपको और लड़ना था, आप जीत में थे, आप क्यों रुक गए? पर इसका मिसकंसेप्शन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप उस फील्ड के हैं, आपने उस एक एक बारीक शब्द को देखा, पॉज है या फिर वो अनाउंस हो गया है, जो शायद बहुत बड़े मास पब्लिक में उस चीज़ को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। बहुत से लोग सीज़ फायर के प्रति इस तरह का रोष दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने या दूसरे लोगों ने ऑलरेडी प्रेशर में काम किया, गलत किया। क्या ये नैरेटिव ही नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा जो नॉर्मल साधारण जो लोग हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं कि हम उस तरह से नहीं लड़ पाए जैसे लड़ना चाहिए था? नहीं, हम उतना नहीं लड़े जितना हमको लड़ना चाहिए था। उन्हें ये पक्का यकीन है कि हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम जीत रहे थे, तभी तो वो चाहते कि और जीतो। बिल्कुल, राइट। कम से कम इस चीज़ को तो आप मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन वॉर में जो जनता है, हमारे देश की जनता, वो ये मानती है कि हमारा देश आगे चल रहा था और पाकिस्तान नीचे आ गया था और हमको और आगे चलना था। एग्जैक्टली, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर हमने यही अचीव कर लिया तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर एक बड़ी जीत है। राइट, पहली बात। दूसरी बात, आगे क्यों नहीं गए? ये शायद हो सकता है कई बार, हर दिन जो ब्रीफिंग होती थी उसके अंदर मिस्री साहब ने और दोनों जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने, और फिर लास्ट के अंदर जो डीजीएमओज ने कॉन्फ्रेंस करी, हर बार उन्होंने ये बोला कि हमने जो काम अचीव करना था हमने कर लिया, हमने पाकिस्तान को ऑफ रैंपिंग का अपॉर्चुनिटी दे दिया। उसने नहीं माना, फिर हमने पनिशमेंट की, फिर हमने बताया, हमने पूरी देश को बताया। इससे ज़्यादा आदमी क्या बताता है? हाँ, अगर देश ही रोष में पड़ा हुआ है कि हम इस चीज़ को नहीं सुनेंगे, हमें तो लड़ाई चाहिए पूरी की पूरी। सो बेबी देयर, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ और तरीके से समझाना चाहिए था। कल को अगर ये इलेक्शन दोबारा से हो जाए तो शायद इन लोगों को वो जो वोट मिलने हैं वो भी जो उन तबकों से मिलने थे वो भी शायद उनको मिलने कम। ये सवाल सर इसलिए मेरा पूछना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव। उनकी पार्टी और उनकी पार्टी को चलाने वाले महत्वपूर्ण लोग अगर सामने आकर के सेना के मोराल पर इस तरीके से अटैक करते हैं तो ये क्या है? और इसका सवाल मैं सेना के किसी बंदे से क्यों ना पूछूं कि सेना के मन में क्या जाता है, ये भी देश को जानना चाहिए। हाँ, तो ये सवाल मेरे से कई बार लोगों ने पूछा। जो एक सैनिक होता है ना, वो सामने मुड़ के देखता है दुश्मन की तरफ, उसके पीछे लोग क्या कर रहे हैं। वो जब झंडे में बंद होके आता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि उसके ऊपर एक फूल गिरेगा कि 1000 फूल गिरेंगे। राइट, जब वो मरता है तो वो अपने देश के लिए मरता है, वो उस फूल के लिए और उस ताली के लिए नहीं मरता। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कहीं ना कहीं वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर,
वो अपनी देश के लिए, तिरंगे के लिए जो मरता है, वो उसका एक नज़रिया हो जाता है। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि हम एक तरह से इस मोमेंट पे हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर और बहुत सारा देश का फोकस इस तरफ ही है कि मिलिट्री क्या कर रही है, सुरक्षा पे क्या हो रहा है, पर उसी तरफ कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो बाहर के देश बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंडियन का ईस्टर्न पार्ट हो, चाइना जिस पे प्रेशर कर रहा है, या फिर पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ जो दोस्त बन के रहते हैं और कहीं ना कहीं पीछे से बैकफायर करते हैं। क्या सच में भारत या भारत के लोग इस चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि इस तरीके से इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग वाकिफ़ हैं। मुझे ये भी लगता है कि भारत लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी होना चाहते हैं, क्योंकि एक ज़्यादातर दो किस्म के तबके हैं हमारे पास। एक किस्म का तबका है जो रोज़मर्रे की खाने पीने की ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद में है, उसके पास ये समय नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक तबका है जो एंटाइटल्ड क्लास का है, एस्पायरिंग क्लास का है, जिसके पास पैसे की कमी भी नहीं है, ठीक ठाक हालत में है। वो ये सोच रहा है कि मैं अपना देश छोड़ करके विदेश कहाँ जाकर रहूँ, राइट। सो दो किस्म के तबके हैं। सो इन दोनों के पास में वो समय नहीं है कि ये सोचे कि हमारे देश के ऊपर, तो जिस देश में ये रह रहे हैं उसकी एक पर्सन भी इस तरह की सिचुएशन का इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि नहीं है, सच्चाई है, ठीक है। मगर ये जो सिंदूर हुआ है जी, इस टाइम में कई चीज़ें जब एक तरीके से मैं ये समझूं कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आपको डॉक्टर की याद तब आती है जब आपको बीमारी होती है, या जब आप मुश्किल में होते हो तो भगवान को याद करते हो, जब आपके देश के ऊपर समस्या आती है तो आप सैनिक को याद करते हो। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारी मुश्किल आती है। तो हम अपनी जो एक इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके अंदर इतने ग्रस्त हैं कि हमें बाहर की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में पता नहीं है। बट ठीक है, वो भी सही है। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास में बिना किसी को ज़्यादा जवाब दिए हुए इस काम पे चलने का मौका मिलता है। तो आपने कई सवाल आपने इसके ऊपर करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक देश प्रगति के रास्ते पे चलता है तो वो किसी न किसी की कॉस्ट पे चलता है। ये कहना कि भारत जब उभरेगा तो सारे उभरेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्स है, पेट्रोल है, डीजल है, डेटा है, टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्रीज़ हैं, जॉब्स हैं, मिनरल्स है, पानी है, हर चीज़ जब एक देश उभरता है तो उसके अंदर बढ़ती है। जैसे आपकी 1 करोड़ आबादी लोअर मिडिल क्लास से पुअर क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आती है, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आती है, और 50 लाख लोग 1 करोड़ से उठ करके अपर मिडिल क्लास में चलते हैं, जिसके पास सबके पास कार हो जाती है। स्ट्रेट अवे उतनी जॉब्स, उतनी फैक्ट्रीज। अब यही गाड़ियां बाहर से आ सकती हैं, यही गाड़ियां अंदर बन सकती हैं। इनके ऊपर पेट्रोल डीजल डालने की रिक्वायरमेंट जो आपके देश में नहीं, वो बाहर से आएगा। वो जो पूल है वो कम है। उन सब चीज़ की लड़ाई खींचतान होती है। तो जैसे जैसे आपका देश इकोनॉमिक प्रगति रास्ते पे चलेगा, वो किसी न किसी और कीमत के ऊपर चलेगा। दूसरे लोगों को खतरा होगा, जाहिर है। तो वो जॉब निकलेगी, वो रिक्वायरमेंट होगी, चैलेंजेस होंगे। हर देश चाहता है कि मैं अपने देश के नागरिकों को ज़्यादा नौकरी दूं, ज़्यादा पैसे दूं, ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दूं। ये कंपटीशन है, ठीक है। आज पूरा 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 80-90%, वो इस रीजन में शामिल है। 1/6 हमारे पास है, 1/6 चाइना के पास में है। पाकिस्तान, क्या कहते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और नीचे के कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों को मिला लीजिए तो 70-80% जो पॉपुलेशन है वो इस रीजन के अंदर है, राइट। जैसे जैसे ये प्रगति में चलेंगे, ये सारे के सारे जो रिसोर्स क्रंच है वो यहाँ आएगा। दूसरा देखिए, कोई भी गोरा देश, मैं थोड़ा सा ब्लंट जी बोलूँगा, कोई भी गोरा देश आप जैसे ब्राउन आदमी के पीछे
आप बढ़ेंगे तो खुश नहीं होगा, और अगर आप और जितने काले हो गए तो उतना ही उसको नासूर लगेगा। उन्होंने 200 साल 250 साल राज किया है। विदेशों में उनकी जो डीएनए है वो राज की है। ठीक है, आपको नौकर भी नहीं, एक स्लेव की मानत है कि आपको लगता था मैं जब यंग था ना तो बहुत लोग बोलते कि अंग्रेजों के टाइम पे सब कुछ अच्छा था। ठीक है, सो एक मानसिकता थी कि अंग्रेजों के टाइम पे वो एक आदमी था जो कोड़े के ऊपर आप सबसे काम कराता था और आप सब काम करते थे, राइट। मगर आज आपकी चॉइस है करने की, नहीं करने की, कैसे करना है, तो आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो एक मानसिकता है जिसमें आप जब ऊपर आने लगेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और आप उनके साथ बैठ करके खाना खाने लगेंगे। नो इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड। That was the quote that time. या आज आप ऐसी हैसियत में आने लगे हैं जहाँ पे बाकी सारे देश आपसे पीछे हो गए हैं और आप चौथी पादान पे खड़े हैं इकोनॉमिक उसके अंदर, और 2-3 साल में तीसरे भी हो जाएंगे। एक जहाज बाहर से आता है, उसकी कीमत इतनी होती है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों को वहाँ पे 10 से 12 साल नौकरी मिलती है एक जहाज के पीछे। और अगर वो पानी का जहाज हुआ, ठीक है, तो उसके पीछे कई लोगों को, लाख लोगों को 10 से 20 साल की नौकरी मिलती है। सो कौन देश चाहेगा कि आप अपने देश के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी से वो चीज़ बना लो। अमेरिका जब लड़ाई में जाता है तो वो यकीन करता है कि उसके देशवासी एक आम जिंदगी जिए, और लड़ाई जो चल रही है तो दोनों अलग डिटैच हो जाता है। ठीक है, ईरान इराक वॉर हुआ, अफगानिस्तान का वॉर हुआ, तो जब लोगों ने पूछा बुश से कि हम क्या करें, उन्होंने बोला अपनी ज़िंदगी जियो, बाज़ारों में जाओ, मार्केट में जाओ, खर्चो, क्योंकि वो जो साइकिल है वो इकोनॉमिक साइकिल चलेगी और पैसा देश को लड़ाई के लिए आएगा। रशिया के अंदर यूक्रेन वॉर पिछले 4 साल से चल रहा है, 3 साल चल रहा है। अभी तक उसने उसको वॉर नहीं डिक्लेयर किया है। पूरे देश के अंदर जो कार्रवाई चल रही है वो आम चल रही है। एक नज़रिया चेंज है। ठीक है, वन इज दैट। सेकेंड इज देश के अंदर आर्म फोर्सेस और देश क्या कर रहे हैं। कई चीज़ों पे वो काम हो रहा है जो देश को नहीं पता है और भी नज़र आया कुछ, और बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो नज़र नहीं आ रही। एक टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर है। ठीक है, और दैट्स वाई टाइम एंड अगेन इट कम्स टू अग्निवीर। जवान भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। ये पूरी लड़ाई हुई 3-4 दिन 5 दिन के अंदर, घुटने टेक दिए। किसी जवान की बात हुई किसी में? सारी चीज़ें ड्रोन पे चली, मिसाइल पे चली, सैटेलाइट पे चली, इक्विपमेंट पे चली। आपने नोटिस किया? एग्जैक्टली। कोई बात ही नहीं हुई कि जी 40 जवान यहाँ घुस गया और लड़ाई हो रही है, गुत्थम गुत्थे की लड़ाई हो रही है। एक चेंज है लड़ाई के उसके अंदर। इन द सेम टाइम एक ऐसे टाइम पर सीज फायर हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा लोन सैंक्शन हो गया। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि टिम कुक जो एप्पल का सीईओ है उसे यहाँ नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। यहाँ पे जो आर्थिक रूप से एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि यहाँ पर बाहरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना आए। तो हम किस एंगल पे इसे जीत की तरह देखें? ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये जीत नहीं है या हमने हमारे जवाब में अगर ये जीत नहीं होती या होती, आज लड़ाई नहीं होती, तो आप समझते हैं कि ट्रंप कुक को बोलता है कि तुम यहाँ फैक्ट्री लगा दो? आई होप नॉट। नहीं बोलता। वो ट्रंप भी जो ट्रेड वॉर शुरू कर रखा है उसने, टैरिफ वॉर, टैरिफ का शुरू कर रखा है ना उसने, वो किस लिए कर रहा है? वो अपने देश के लिए कर रहा है। आप उसको अपने देश के बरखिलाफ देख रहे हैं। ठीक है, उसने तो पहले ही 100%, 125% टैरिफ जो है चाइना के खिलाफ लगाया, हमारे खिलाफ लगाया, और उसने हमारे खिलाफ सिंदूर को स्टार्ट होने से पहले ही उसने कह दिया था कि हम इंडिया के साथ में नहीं करेंगे, नहीं, 0 पे आ गया था। मतलब राइट नाउ आई डोंट नो द फिगर्स एग्जैक्ट। मैं आपने सवाल किया, मैं आप उसको ट्रंप की नज़र से देखिए। वो ये चाहता है कि जो फैक्ट्री चाइना में बंद हो, अगर वो इंडिया आ गई तो उसका तो नुकसान है। वो फैक्ट्री कहाँ चाहता है? अमेरिका में चाहता है, राइट। वो ये नहीं चाहता कि वहाँ से निकल तुम बांग्लादेश चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, ताइवान चले जाओ, जापान चले जाओ। वहाँ पे भी नौकरी चाहिए, वहाँ का पैसा वहाँ पे रहे, वो चाहिए उसको। तो मुझे उसको मैं एज अ स्ट्रेटेजिस्ट मैं उसे गलत नहीं लूँगा। पर हमारे देश के लिए तो वो एक तरीके से नुकसानदायक स्टेप ही हुआ। दैट इज ओके यार, वो तो आप अपने देश का देखो, वो अपने देश का देखो, वो अपने देश का देखेगा। वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको ये क्यों देख रहे हो कि आपके बरखिलाफ कर रहे हैं? जैसे आप चाहते हो कि वो जो एप्पल की फैक्ट्री हमारे यहाँ चले, वो भी चाहेगा वहाँ पे,
पाकिस्तान चाहेगा मेरे यहाँ चले, अफगानिस्तान चाहेगा हमारे चले, ताइवान। आप वो सिस्टम ऐसा बनाओ कि अमेरिका को फायदा ये हो कि वो फैक्ट्री यहाँ चले और अमेरिका को भी फायदा हो। ओके, ठीक है, सो दैट इज अप टू गवर्नमेंट टू डिसाइड कैसे करना है। मगर उसकी जो डिसीजन है वो अपने देश के लिए देखेगा, वो आपके लिए थोड़ी देखेगा कि नहीं यार चलो ठीक है अभी वो लड़ाई चल रही है तो वहाँ चलाएंगे दो ना। आई डोंट थिंक सो। IMF लोन सैंक्शन किया, उसमें आप देखिए कौन लोग बैठे थे, ठीक है, वो कंसेंसस पे होता है, कितने लोग पाकिस्तान के साथ थे, वो आप बंद नहीं कर सकते, आप कितना भी रोना रो लीजिए। दूसरा, एक डीप स्टेट भी है अमेरिका में। वो जो 1 बिलियन पैसा मिला है, 1.1 बिलियन एक मिला, 1.4 पुराना रिलीज हुआ, 2.4 बिलियन, वो ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा? हर आदमी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है, और जाहिर है हमें भी नहीं करना चाहिए। जब अमेरिका ने बोला, सब ने बोला कि आप रशिया से तेल मत लो, तो हमने कहा अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, हमारे देश का इंटरेस्ट तो ये है कि हम उससे तेल लेंगे और जितना कम होता जाएगा हम उतना ज़्यादा लेते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप अपने देश के लिए काम करेंगे, वो अपने देश के लिए क्यों नहीं काम करेगा? हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। ये जो आपके इस पूरे बात का एक छोटा सा मैं संदर्भ अगर हम बिल्कुल साफ साफ बात करता हूँ भैया, अपने देश के ये जो हम एक उदारवादिता भी चलते हैं और बड़े क्या आते हैं उस पर चलते हैं, कोई देश नहीं चलता। हर देश अपने देश के लिए लड़ता है। उसका जो दोस्त है और उसका जो दुश्मन है वो समय समय पे चेंज होता है, बदलता है। आज टर्की ने, आपने सवाल किया, पाकिस्तान का साथ दिया, आज हमारे लिए वो हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है। कल को वो चेंज हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा तो हमारा दोस्त हो जाएगा। मगर ये कहना कि अब वो हमारा परमानेंट एनिमी हो गया, ये तुरंत गलत हो जाएगी। बट हम लोग उस पर चले जाते हैं ना, अब कट्टी हो गई तो पक्की कट्टी हो गई, हम दोस्ती नहीं करेंगे, वो गलत है। फिर तो सारे दुश्मन हो जाएंगे आपके। अमेरिका भी दुश्मन, अभी चाइना है, चाइना ने तो सामान दिया, ठीक है, आप दोस्ती नाराज हो जाइए उससे, हम कुछ नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा आपके पास सामान आना। सारी जो चीज़ आपको 4 रुपए मिल रही है वो आपको 50 मिलेगी, आप तैयार हैं लेने के लिए 50 में। पर जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी शायद ये देश तैयार भी नहीं होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो आनी चाहिए ना। सो देश को इस चीज़ में इस बार ये रोष था। पहले गवर्नमेंट बोलती थी तो लोग सुनते नहीं थे, मगर इस बार कितने, अभी आप लोगों ने जब ब्रेक लिया तो इसके अंदर मैसेज आया था मेरे पास, ये किसी यात्रा.com या मेक माई ट्रिप वाले में, उसने कहा था कि भाई जब देश के साथ ऐसा होता तो हम ये करते हैं। तो मार्बल एसोसिएशन ने बोला राजस्थान के कि हम मार्बल नहीं खरीदेंगे, लोगों ने बोला कि हम टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे। आप सोचते हो वो टूरिज्म जाने से उनकी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी? नहीं खराब होगी, कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा सर, अगर ये सारी चीज़ें 0.1% फर्क पड़ता हो। इतना बड़ा देश है, वो 0.1 में क्या हो, कोई और आ जाएगा। मगर एक सिंबॉलिज्म है देशभक्ति का। हर चीज़ पैसे में नहीं आंकी जाती, कई चीज़ें उसमें याद की जाती हैं कि हमारा देश आपसे नाराज़ है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, वो भी बड़ा ज़रूरी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी कुछ कमाया है, जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की कहानी कह रही थी। तो हमारा जो, जैसे इसरो हमारा, जैसे आप जितने खुश हो रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर, तो अभी आपने सवाल किया कि बाकी लोग आपसे नाराज़ हैं, ये भी तो नाराज़गी का कारण है। यही हथियार जो बाकी दुनिया अमेरिका से खरीदती, ब्रिटेन से खरीदती, चाइना से खरीदती, तुर्की से खरीदती, हम सस्ता देंगे। नहीं आप बेहतर देंगे, सस्ता बेहतर देंगे ना। आज के ज़माने में लोग बेहतर चाहते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है। अब आप बेहतर देंगे तो सारा सिस्टम मीडिया का वो ये प्रूव करने के लिए करेगा कि आपका सिस्टम फेल हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली वो नज़र आ रहा है, तो आप कितना भी प्रूव करें। हमारे भी जो मीडिया चैनल हैं जो हमारे खिलाफ हैं, लोग लिखने वाले हैं आर्टिकल, वो भी कितनी भी कोशिश करें, आप क्या कर सकते हो। जब वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि हम जीत गए, हमारे हथियार जीत गए, सो ये जब राइज होगा ना, इसमें लड़ाई होगी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, द ओनली थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना और इंडिया की जो राइज है, हमारा पीसफुल राइज है और चाइना का राइज एग्रेसिव राइज है। चाइना एक रिविजनिस्ट कंट्री है, हमारी कंट्री स्टेटस कोइस्ट है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बाउंड्री चेंज कर लो, हम सिर्फ इतना कहते हैं पियो जो कि हमारा है हमको दे दो, बस। हम ये भी नहीं कहते कि पाकिस्तान हमारा है। टेक्निकली पाकिस्तान भी हमारा है और बांग्लादेश भी एक्चुअली हमारा है, ठीक है। हमें तो
जो हमारा भारतवर्ष है, हमें भारतवर्ष की बात करनी चाहिए, मगर अब वहाँ पे ऐसी गंदगी हमको चाहिए नहीं, वो गंदगी वहीं पे रहनी चाहिए, राइट? और वो मैनेज करना है हमको। बट द फैक्ट इज दैट वो है तो हमारा इलाका, तो जब ये हमारी राइज होगी ना, तो ये फिर भी यही हमको मैसेज देना है दुनिया को, यार देखो हमारी राइज होगी, हम चाइना की तरह नहीं है कि हम तुम्हारा भी ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, छीन लेंगे, झपट लेंगे, आपको डेट इकोनॉमी डाल देंगे, आपको ऐसा गरीब कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या होगा। वी विल राइज टुगेदर, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है? ये जो हमारा एक कल्चरल नॉर्म है, उसके हिसाब से चलेंगे। जिस दिन भारत पे हमला होगा या भारत को अगर पीछे जाना पड़ता है, तो दुनिया की 1 इंच ज़मीन हमारी ऐसी नहीं है जहां हम हिंदुस्तानी एज ए हिंदू हम या तो मतलब शरण भी पा जाएं तो बड़ी बात होगी। भाई ये तो आपने बड़ी बात करी है, तो कई लोगों ने बोला है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपने धर्म का पालन करना चाहूँ तो हमारे लिए कोई जगह शरण के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए, ठीक है? तो आप अपना सोच के रखिए भाई, आपने कहाँ जाना है और आपने किस रास्ते जाना है। आप किसी भी कास्ट के हों और आप किसी भी प्रांत के हों, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कम से कम मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक मुझे ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं इन सब चीज़ों की, क्योंकि आदमी अपने काम में इतना मशगूल होता है, वो सब सोच नहीं पाता। बट आज मैं जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो ये तो हमारे यूथ को सोचना पड़ेगा भाई, कि आपने भाई आफ्टर ऑल ये जो चीज़ें हैं वो हमारे देश की तो है नहीं, कहीं बाहर से आए। और बड़े मज़े की बात ये है कि जो जहाँ से आए हैं वो लोग ये कहते हैं, यार तुम तो बड़ी, हमारे जो लोग हैं उनको बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, ठीक है? आप उनके कमेंट सुनिए, उनके पढ़िए, और जो हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ में क्या व्यवहार होता है, ठीक है? इट इज़ नॉट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इज़ अ वेरी वेरी पुअर क्लास ट्रीटमेंट। और अगर आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हो गए तो यही लोग बहुत, ये तो हमारी एक पावर है, इकोनॉमिक पावर है, रिस्पेक्ट है, कि हमारे जो लोग बाहर काम भी करते हैं उनकी थोड़ी बहुत इज्जत भी है। बट आप उनसे पीछे जो लोग जाते हैं, पाकिस्तानी वो एक बड़ी फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, वो रो के बोल रही है कि मेरे साथ पूरी इंडिया की टीम थी, हम जब बाहर जाते हैं तो मुझे पूरा स्ट्रिप करके चेक करते हैं, और इंडिया का जो एक नॉर्मल भी आदमी चल रहा था उसको कोई चेक नहीं कर रहा है, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं। सो ये तो एक हमारी इज्जत भी है, मगर लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा भाई आप कहाँ जाओगे, आपके पास तो अभी कोई आइलैंड भी नहीं है जहाँ आप जा सको और बच सको। सर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कई लोगों का कि ये इलेक्शन तो हम किसी तरह से जीत गए, 2029 या 2034 तक अगर दूसरे लोगों ने सीक्रेटली चीज़ों को पुश फॉरवर्ड किया तो शायद हम बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपना एग्जिस्टेंस उसको सेव करें। नहीं, वो तो आपको फिर से मैं बताया, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, अगर आप आपस में उलझे रहे, चुपचाप रहे, गरीबी में रहे, आप IMF के पास में जाके भीख मांग रहे हो, ठीक है? आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कोरोना वायरस, जब कोरोना चला तो कितने देशों ने, जो पावरफुल देश थे, उन्होंने बोला कि आप कोविड वैक्सीन आप लो, और हमने बोला भाई हमको नहीं चाहिए, हमने खुद अपनी बनाई, हमने अपनी खुद बनाई, हम दे देंगे आपको। तो वो जो पूरी बिजनेस थी दुनिया की, कितना रोष होगा उनके ऊपर। अरे, और तुम बना भी रहे हो, देशों को दे भी रहे हो, और बाय द वे तुम फ्री में भी दे रहे हो। आप तो ये, दिस इज ऑल अबाउट मार्केट, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, इसमें कुछ लड़ाई वड़ाई का मामला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्योर इकोनॉमी है, प्योर बिजनेस है, जिसकी वजह से लोग, एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस। पिछले 300-400 साल के अंदर हर चीज बिजनेस में चली है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के हर एक इंसान को सोचना होगा कि भाईचारे वाले कमेंट्स और इस तरह की चीज़ें कि हम सब लोग तो एक दूसरे की बैक बनेंगे, वो सब कुछ एक सेकंड में वैनिश हो जाएगा अगर आदमी की बिजनेस या सेल्फिश मोटिव्स पूरे नहीं। ऑब्वियसली आप क्यों समझते हैं कि जो आपके भाईचारे हैं, आपके जो मीडिया के लोग हैं जी, जो आपके खिलाफ लिख रहे हैं, जो खबर, एक अभी यूट्यूबर है, कौन उसका नाम है, आ जाए, निधि मल्होत्रा या कुछ लड़की का नाम है, वो पाकिस्तान गई, उसके अंदर पूरा पाकिस्तान का है, वो आज खुफिया जानकारी देते हुए पकड़ी गई। 1 लाख से ऊपर उसकी फॉलोअरशिप है भाई। तो है तो कहने को, कई लोग मेरे से पूछते हैं ना धर्म के बारे में, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि गद्दारों का धर्म नहीं होता। अरब लीग के अंदर कितने का देश हैं?
56, 57. 22 देश हैं, ठीक है, राइट। और हमारे यहाँ कितने लैंग्वेज हैं? 28-30 से ज़्यादा ही हैं। अरब लीग एक भाषा बोलता है, एक धर्म है, 22 देश हैं, ठीक है, सारे के सारे अरबी बोलते हैं, राइट। हमारे में 22 लैंग्वेजेस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 22 लैंग्वेजेस हैं, और हमारा तो देश एक है। सो देयर इज़, ये जो हमारी सोसाइटी को है वो एंगेज करके ये समझना पड़ेगा कि अगर आप उस धर्म पे चल रहे हैं तो शायद आपका भी हालत वही होगा जो सीरिया में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, एग्जैक्टली जो यमन में हो रहा है, वो आपने सोच के चल रहा है। बाकी भारत के अंदर रह करके आप भारत की, मगर ये वही, मैं फिर से वही दोबारा से मैं एम्पलीफाई करना चाहता हूँ कि ये वही तबका नहीं है, हमारे बहुत और भी भाई हैं जो उस धर्म के नहीं हैं, जो उस रास्ते पर चल, जयचंद भी हैं हमारे पास, मीर जाफर भी, उसकी कमी नहीं। वो नहीं, मीर जाफर एक दो नहीं है भैया, जितने इस धर्म के लोग ऐसे हैं उतने ही बाकी हमारे उसमें भी हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर हम संभल के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। कि आज हमारा देश युद्ध के कगार पे खड़ा था, मेरे साथ में कौन था, ठीक है, क्या वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था, मुझे उससे मतलब नहीं है। नाम मुझे पता होना चाहिए कौन मेरे साथ था और मेरे साथ कौन नहीं था। दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फिर ये जो इंटरनल लड़ाई है ना पॉलिटिक्स की, राजनीति की, क्योंकि अब हमारी राजनीति ही बटी हुई है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पर, तो वो चलती रहेगी, वो फिर चलेगी। जिस दिन ये लड़ाई का मामला खत्म हो जाएगा, आप लड़िए गुत्थम की लड़ाई के अंदर, सॉर्ट आउट कीजिए। इजराइल ने जब लेबनान से निपटा तो पेजर के विस्फोट हुए और उनकी सेना के जो ज़्यादातर टॉप ऑफिसर्स थे वो अस्पताल में पहुंच गए पहले दिन, जो बचे कुचे थे वो अगले दिन, और बिना एक जंग हुए ही इजराइल ने उस देश को निपटा दिया। आज जो चीज़ें हम चाइना से लेकर के आ रहे हैं, हमारे मोबाइल, हमारे गैजेट्स, तो चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी टैक्टिस, हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया ने स्टडी की है या कर रहे हैं, तो हमें आगे कैसे सतर्क होना है, थोड़ा सा रोशनी इस पे डाल दीजिए। मैं आपने इसलिए सवाल कर ही लिया, अच्छा किया सवाल। ये जो डेंजर है, कोई भी देश, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने वाला कॉर्पोरेशन, एक्चुअली जो कई देश है ना वेस्ट के अंदर, वो देश के अंदर उनके नेता नहीं चलाते, कॉर्पोरेट्स चलाते हैं, ठीक है। वो डिसीजन लेते हैं कि उनका जो पॉलिटिशियन है वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, वो जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बड़ी स्टैटिक रहती हैं हर मामले के अंदर। तो पूरा देश इजराइल के खिलाफ हो जाएगा, मगर जो उनकी पॉलिसी है इजराइल के साथ चलेगी, राइट। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगा, बट जो उनकी फीड है पाकिस्तान को, बिकॉज देयर पाकिस्तान इज़ द टूल, राइट। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा देशवासी इंडिया का बनाया हुआ माल थोड़ा सा ख़राब हो, थोड़ा सा महंगा हो, वो ले, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बनिस्बत की वो चीज़ ले जो महंगा हो और विदेशी हो। उसका दो चीज़ें हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, दुनिया का छठा हिस्सा है। वो जो पैसा है, मतलब मार्केट आपके पास खुद है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बच्ची की शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, ठीक है, आपको वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट शायद ना मिले यहाँ पर, मगर जब आप जाना चाहेंगे और उसकी डिमांड होगी, तो वो पैसा जब साइकिल होकर के होगा तो वो वर्ल्ड क्लास डिमांड हो जाएगी, राइट। सो जब आप ये सब चीज़ें अपने देश के अंदर करेंगे तो आपके देश के अंदर का पैसा आपके पास रहेगा। एक टाइम था जब लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, राइट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करते थे। अभी पूरे देश अपने अपने अंदर आने लगे हैं धीरे धीरे, राइट। हम अभी भी उस चीज़ के अंदर पीछे, हमें चाइना का माल चाहिए, हमें इसका माल चाहिए जो सस्ता हो, टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन चल जाए। मगर वो टाइम आ गया है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने देश की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो निवेश है वो होगा। जब निवेश होगा तो उसमें R&D होगी, वरना आप बाहर की R&D लेकर के आ रहे हैं। आपके लोग जब R&D, हमारे ही लोग बाहर जाके R&D कर रहे हैं, आपके लोग जब यहाँ R&D करेंगे तो आपकी जो सिस्टम है वहाँ पे पैदा होगा, जो जॉब्स हैं वो खुलेंगी,
और फिर आपको बाकी देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और ये जो पेजर अटैक है और जो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, जो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने की प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। क्योंकि याद रखिए कि हर लड़ाई आज की तारीख में सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं है। आप यहाँ दिल्ली में पैचिए बैठे हुए जब वो वीडियो बना रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से टेक ऑफ हुआ, या दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर इतने जहाज़ खड़े हुए हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड होकर के कहीं पे जाती है। सो इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, राइट। तो अगर वो चिप होगा और मैं अगर सैनिक हूँ और मेरे पास चाइना का माल है, तो इसके अंदर जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ में, ये कहीं ना कहीं किसी और देश में जा रही है। धीरे धीरे सिक्योरिटी के लिहाज से आपकी अपनी टेक्नोलॉजी का बेस होना चाहिए, अपने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इजराइल की तरह हर घर से एक सैनिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि जब अग्निवीर आता है तो यही जो इस समय जातियां बता रहे हैं, ये अग्निवीर साहब 5 साल के बाद क्या करेगा? अरे 22 साल में रिटायरमेंट, 23 साल में रिटायरमेंट, ये नौजवान क्या करेगा? आज इस परिस्थिति में आप तो रिटायर हो गए और एक बच्चा है जो वहां जाना चाहता है। ये जो गैप है, मैं चाहता हूं इस पर रोशनी डालें। हाँ, तो ये कि बड़ी अग्निवीर की भी बात है। कहते हैं मैं जब सर्विस में था तब भी, और उसके बाद भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा इस चीज़ का, और मैं बहुत ट्रॉल भी होता हूँ उसके ऊपर, सोशल मीडिया पे होता हूँ, और बड़े लोग मुझे ट्रॉल करते हैं कि उनको लगता है कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ। 2008 के अंदर जब अग्निवीर की बात नहीं हो रही थी, तब मैं एक ऐसे अपॉइंटमेंट में था जहाँ पर मैं इन सब चीज़ों से डील करता था। 2008 के अंदर, सॉरी 2006 के अंदर, 7 के अंदर मैंने ये चीज़ जो है तब मैंने प्रपोज की थी। 2 चीज़ें कि कहीं ना कहीं हमारी सेना के अंदर ये सिस्टम आना चाहिए कि एक रोटेशन हो। बिकॉज एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हर परिवार से एक सैनिक होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो सैनिक आए वो परमानेंट हो जाए। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला, सर पूरे देश की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर एक आदमी को देश के अंदर सेवा करने का, वर्दी पहनने का मौका मिलना चाहिए। अगर हर एक आदमी को एक देश के में दे दो, 1.4 बिलियन फौजी हो जाएंगे, बाकी किसान का काम करने के लिए और टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट बनने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका हर एक आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिले वर्दी पहन के नौकरी करने का, ये समझने का कि देश की सेना कैसे काम करती है। काम ही नहीं करती है, बट एक डिसिप्लिन, एक ट्रेनिंग, एक देशभक्ति भावना, इन सब चीज़ों से ओत प्रोत करने के लिए अगर आपको 4 साल मौका मिलता है करने के लिए, तो उसमें क्या गलत बात है, राइट। सो पहली बात हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी आर्मी है, मैं सियाचिन ग्लेशियर में रहा हूँ, ठीक है। हर साल जब आपकी उम्र बढ़ती है और आपने 14-15 हज़ार, 10 हज़ार, 8 हज़ार फीट के ऊपर काम करना है। अभी लोग कहते हैं ना पहलगाम के जंगलों के अंदर वो टेररिस्ट कहाँ ढूंढ के लेके आओ, तो आप ये बता दीजिए कि अगर आपने सारे ही लोग बुजुर्ग रखने हैं तो वो ऊपर चढ़ेगा कौन? फौज को थोड़ा यंग भी रखना है। तीसरा, टेक्नोलॉजी, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि मैं जब एक बार भर्ती, जो गवर्नमेंट सर्विस में गया वो अपने आप को चेंज नहीं करता है। मेरे को तो अभी नौकरी में सब आदमी कहते हैं मुझे प्योन लगा लो, चपरासी लगा लो, बट मेरे को, मैं PhD हूँ, बट आप मुझे कहीं ना कहीं उसमें लगा दिए, क्योंकि मैं रिटायरमेंट पे जाऊँगा, गारंटी नौकरी है, मैं काम नहीं करूँगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं, नॉट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काम नहीं करूँगा। अच्छा यार, हमारा जो माइंडसेट है देवेंद्र जी, वो ये है कि गवर्नमेंट की नौकरी क्यों चाहिए? ऊपर की कमाई, काम न करना हो। सेफ्टी सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है, ठीक है। छुट्टी होगी, 5 घंटे 4 घंटे काम किया नहीं किया, 9 बजे आना है तो आप 10 बजे आए, 12 बजे आपका ब्रेक होता है 1 बजे, तो आपने 12 बजे ले लिया, ठीक है। और आप देख लीजिए, पहले होता था एक्चुअली, जब ये गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में ये सब काफ़ी चीज़ें कम हो गई। सो हर एक आदमी चाहता है गवर्नमेंट की नौकरी करना, प्राइवेट की नौकरी कोई नहीं करना चाहता, किसान का काम कोई नहीं करना चाहता, हर एक आदमी चाहता है गवर्नमेंट की नौकरी हो जाए। आर्मी की भी नौकरी कितनी भी मुश्किल हो, मगर एक बार जब आप आ गए तो यहाँ से निकालना, क्योंकि जो सिस्टम है कोर्ट मार्शल वगैरह का, वो भी कोई आसान सिस्टम नहीं है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, राइट। आप
जो आ गया उसको आप टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कितनी भी दे दीजिए, वो तभी दे सकते हैं जब वो वॉलंटियर हो। और इतनी तेज़ी के साथ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो मैं तो ये चाहूँगा जो लड़का आज करंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको लेके आऊँ, पढ़ा लिखा हूँ। हर 4 साल 5 साल में आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जो 5 साल का बुजुर्ग हो जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपके नज़रिए में जो ये अग्निवीर योजना इट्स है, अ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब यार आपने अभी इसराइल का नाम लिया, आप मॉडर्न कंट्री होना चाहते हो यूएसए की तरह, आप चाहते हो कि हम चाइना की तरह बढ़ के आगे चलें, यही चाहते हैं ना आप सब, मगर उनकी जो प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, वो नहीं चाहते आप। इसराइल के अंदर हर आदमी 2 साल नौकरी करता है, हर लड़की 1 साल नौकरी करती है। अमेरिका के अंदर सिस्टम वही है कि आप आओ, ट्रेनिंग करो, घर चले जाओ, जब लड़ाई की ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। उसके दौरान में आपको कोई पैसा नहीं मिलता। वहाँ देशभक्ति की कमी नहीं है, वहाँ पे पूरे लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। आपके यहाँ पे अग्निवीर हो जाएगा तो लोगों की देशभक्ति खत्म हो जाएगी। ये मुझे कॉन्ट्रडिक्शन समझ नहीं है, ठीक है। सो अच्छा, दूसरी बात है, ये बाहर का माहौल है, मैं अंदर बात करता हूँ। जो हमारे भी जो सीनियर तबके के लोग हैं, उनके भी माइंड में डाउट रहता है, क्योंकि देखिए मैं 60 साल का हूँ, मैंने जो चीज़ 40 साल देखी है। हम एक लाइन बोलते हैं, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बोलते हैं ना हम लोग, मगर हम चेंज नहीं होना चाहते। अब ये चेंज हो रहा है तो आपको चेंज से बुराई लग रही है, सो बट ट्राई तो करो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मे बी 4-5 साल के बाद में, 10 साल में आपको खराब लगेगा तो चेंज कर देना, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है, और यही लोग आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे के सारे, मगर अभी ट्राई तो करो आप पहले ही। ये हर चीज़ आज हमारे देश में पॉलिटिकल हो जाती है और हर एक आदमी इसको सीखने लगता है। और ये जो उसकी सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, पेपर भी पढ़ता हूँ, ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ता हूँ, ये सबसे ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट 3-4 जगहों से आते हैं, ठीक है। आप समझ जाएंगे, जहाँ जहाँ पे डिफेंस एकेडमी खुली हुई हैं, जहाँ पे यूथ को बुला करके 6-6 महीने पैसे लेकर के ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो भर्ती हो सके। और वो सारे भर्ती नहीं हो सकते भाई। एक साल में अगर सिर्फ 60,000 वैकेंसी है और पूरे देश के अंदर 4-5-10 लाख बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कई बच्चों का तो होगा नहीं, वो तो उनका धंधा चल रहा है, वो कौन सी भर्ती करा दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग चली। यूपीएससी की जैसे ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ाने वाला है वो आंख बंद करके पढ़ा के चला जाता है, किताबें बिक जाती हैं, बट 300, 400, 500 जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, बाकी तो नहीं होते सेलेक्ट। सो ये एक धंधा है। तो ये सारी चीज़ें उस जगह से आ रही थी जहाँ ये धंधे तेजी के साथ चल रहे थे। बाकी देश में क्यों नहीं रोष था? आप वो देख लीजिए, आप उसको ब्लॉग पोस्ट पढ़िए, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ कहाँ से है ये रोष। और वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो हर 50 मीटर 500 मीटर के ऊपर एक एकेडमी खुली, उसका नाम है डिफेंस एकेडमी। और बच्चे बुला करके वहाँ पे हॉस्टल में दे करके उनको रोज़ पीटी कराई जा रही है। और वो 100 बच्चों को पीटी कराने हैं, उनमें से 10 बच्चों का होता है, 90 बच्चों का पैसा तो ये खा ही रहे हैं। तो क्या सर ये पैटर्न, ये सिस्टम कुछ चेंज होने की उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि बेसिकली मैं मुझसे अगर सरकार पूछेगी तो मैं तो कहूँगा मत चेंज करो। जो लोअर लेवल के जो लोग कंपनी कमांडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इससे खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम। जो यंग जनरेशन है, जो रोज मोबाइल चेंज करता है ना, वो चेंज को एब्जॉर्व करने का सक्षम है। हमारे जैसे और आपकी जैसे जो थोड़े सीनियर हैं, जो भी 40 से ऊपर है, उसको चेंज होने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये भी जो अच्छा, एक सबसे बड़ी अहम बात है, मैं आपको बताऊं क्या होता है। भर्ती हो जाती है, जोश के अंदर, घर के अंदर, परिवार में प्रॉब्लम है, जैसे जैसे भर्ती हो जाती है, भर्ती के बाद में 1 साल 2 साल के बाद में जब फौज की कठिनाइयां सामने आती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है और प्रॉब्लम है, परिवार के साथ नहीं रह सकते, घर के अंदर इश्यूज हैं, कई बच्चे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती है, एक लालच परिवार से, कर ले पेंशन तक कर ले, दूसरा भय, दूसरा फौज के अंदर आना आसान है, जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर हर ट्रेनिंग जो हम कराते हैं उसका पैसे की कीमत है, एक्सपीरियंस है। हम तो चाहेंगे ना आप उतना पैसा हमारे को वापस दो, ठीक है, आप जा नहीं सकते इतनी आसानी से। तो कई लोग अनफिट हो जाते हैं, किसी की टांग में चोट आ गई, किसी को बीमारी हो गई, किसी के पेट खराब, कुछ भी इशू हो गया, उसका सिस्टम कैसे बाहर जाएगा?
कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रीजन से भी ये चीज़ ऐसी ही चल रही है। आप इकोनॉमिकल, वो पर्सनल इकोनॉमिकल रीजन से, बट इसका सिस्टम का कौन देखेगा? तो आपको लगता है कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है या पिछले 10-15 सालों से कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी शिफ्ट हुआ हो किसी तरह का? किस चीज़ में? इसमें अग्निवीर के अंदर? हाँ, अग्निवीर, या जो एक नॉर्मल फौजी का माइंडसेट है, या कुछ फौज में जो इस तरह का है कि हम कुछ समय के लिए ही फौजी तैयार ना करें, या उनको एटलीस्ट ट्रेनिंग दे करके उनको आगे के लिए तैयार रखें। आगे के लिए तैयार, या अब ये जितने भी, कल को फर्ज करिए लड़ाई लग जाए, जितने अग्निवीर हैं बहुत ही देशभक्त है तो वापस आ जाएंगे। आज अगर आपके पास में 1.4 मिलियन फौज है, हर साल 50,000 60,000 अग्निवीर चले गए, 22 साल 23 साल पे गए। जब आप 40 साल में, मैं तो अभी 60 साल पे बुढ़ा नहीं होने तैयार हो रहा हूँ, वो 40 साल के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए 10 के अंदर, 4 लाख सैनिक आपके तैयार हैं। बहुत देशभक्त है तो आ जाएगा, देशभक्त नहीं है, नहीं आएगा तो थैंक गॉड अग्निवीर में आया था, उसको हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। पर सर, ऐसे सोचिए ना, यहाँ एक थोड़ा सा अलग इसका शायद काउंटर भी हो सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो छोटे छोटे ऐसे राज्यों में, छोटे छोटे शहरों में बटा है, जहाँ पर छोटे छोटे गृह युद्ध, छोटे छोटे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने की भी संभावना बहुत रहती है। हम लोग शायद उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानी, फैमिलीज़ या किसी को प्रोटेक्ट कर सकें आज की स्थिति में। हालांकि ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, पर क्या ये अग्निवीर इस तरह की सक्षमता नहीं देगा एक आम आदमी को? कि बिल्कुल। आप तो अपना सवाल नहीं करें, आप तो जवाब दे रहे हैं। आप तो, हाँ, आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जवान 4 साल हमारे पास में ट्रेनिंग करके जाता है एक सिविल लाइफ की, मैंने स्टार्ट करा था, बताया मैंने, डिसिप्लिन है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, ठीक है, कुछ करने की क्षमता है, एक इनिशिएटिव की भावना आती है। ये सारी चीज़ें जब वो सिविल एनवायरनमेंट पे लेके जाएगा तो अपना कुछ ना कुछ कारोबार करेगा, कहीं और क्वालिफाइड। भाई वो 22-23 साल में जा रहा है, वापस 24 साल में जा रहा है। 24 साल तो अभी ज़िंदगी शुरुआत भी नहीं हो रही है। जितने बच्चे जो कॉलेज से निकलते हैं वो 24 साल में निकलते हैं ना यार, ठीक है, 22-23-24 साल होती है। अब वो वापस आ गया मार्केट के अंदर। अगर वो स्मार्ट है तो इस 4 साल के अंदर कोई ना कोई अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है, कुछ ना कुछ अपनी, वो 10वीं पास मेरे पास आया, 12वीं पास मेरे पास आया, 3-4 साल, और ज़्यादा हुआ तो 1 साल 2 साल बाहर रह करके 30 लाख रुपए उसको मिलते हैं, पैसे उसने अच्छे बचाए, वो आगे कुछ ना कुछ अपना धंधा चला सकता है। गरीब है, धंधा चला सकता है, थोड़ी सभ्य परिवार से है तो पढ़ाई करके एक अपनी क्वालिफिकेशन ले सकता है, और अपनी लेवल को एक जवान के लेवल से हटके कहीं और ले आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो आप बता रहे हो, एक लोकल इलाके के अंदर एक सिक्योरिटी का काम भी कर सकता है, ठीक है। अब आप देखिए LWE के इलाके में, वहाँ पे किसी गांव के अंदर अगर 10 अग्निवीर वापस आए तो एक लोकल सिक्योरिटी भी हो सकती है। कुछ लोग उसको बोलेंगे कि सब तो गुंडे भी हो सकते हैं, तो लॉ ऑफ लैंड तो है, वो तो जिसको नौकरी नहीं मिल रही वो भी गुंडा बन रहा है, बिल्कुल, ठीक है, और जिसके पास नौकरी है वो करने के बाद आके गुंडा बनना चाहते हैं, तो पुलिस है, सिस्टम है, वो डील करेगा उसके साथ में। पूरे इजराइल के अंदर क्या जो लोग वापस जा रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो जा रहे हैं? अमेरिका में जो लोग वापस जा रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद में सब क्रिमिनल हो जा रहे हैं? वहाँ पर देश में देशभक्ति की भावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग नौकरी 4 साल नौकरी करने के बाद, 2 साल नौकरी करने के बाद में सिविलियन बनते हैं। इसलिए एक चीज़ आपने अभी कही, चेंज इज कांस्टेंट, पर जो बदल रहा है यही स्थायी है, बदलाव ही। लेकिन सर, एक चीज़ ऐसी है अपने हिंदुस्तान में जहाँ, मतलब जब से हम देख रहे हैं पिछले 40-50 साल से, तब से तो कोई बदलाव उस तरीके का दिखता नहीं है, और जब बदलने की कोशिश होती है तो बड़ी चीज़ ये है कि उस बदलाव को पॉलिटिकल रोक के तो भी समझ में आता है, वहाँ का लोकलाइट रोक के तो भी समझ में आता है, हमारी अदालतें उसको रोक देती हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि अब तो खैर, चूंकि हमारे साथ में, मीडिया के साथ में जज आ करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, तो हम थोड़ा सा ये मान कर चलते हैं कि कोर्ट्स हमारे लिए लिबरल रहेंगी उस मामले में कि कंटेम्प्ट नहीं लगाएंगी। वरना जम्मू कश्मीर, जहां आपने सर्व भी किया है, हमने रिपोर्टिंग की है, एक ऐसा इलाका है जहां पर जितनी बार हमारी सेना ने एक्ट किया है, जवाब दिया है,
उतनी बार नारा पहले से ज़्यादा तेज लगा है, हमें चाहिए आज़ादी। जितनी बार वहां पर कोशिश हुई है कि सब सामान्य हो, उन्होंने कहा है हर घर से अफजल निकलेगा। और बड़ी चीज यह है कि शायद ये सरकार कुछ करना चाह रही होगी तो हमारी अदालत ही जा करके पूछ रही है कि साहब बताओ चुनाव कब कराओगे, तुम लोकतंत्र कब लाओगे। तो मेरा अपना एक जर्नलिस्ट की तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है वो ये भी है कि ये जो पहलगाम हुआ, कहीं ना कहीं सरकार शायद उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाई जहां उसको पहुंचना था, और उससे पहले ही अलग अलग प्रेशर्स की वजह से ये स्थिति बनी है। हाँ, तो आप मतलब ये चाहते हो कि मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट पड़ जाए, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था स्मिता प्रकाश जी के चैनल के ऊपर और बहुत वायरल हुआ। उस टाइम पे कुछ आक्रोश था मेरे दिमाग में। जनरली मैं आक्रोश में नहीं आता हूँ, गुस्से में नहीं आता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ठंडे दिमाग से काम करता हूँ। मगर वो जब वो टूरिस्ट को जब वो मारा गया ना वहाँ पर, आप ये समझ, मैं उस इलाके में 7 टेन्योर मैंने कर रही कश्मीर के अंदर, और हमने बहुत मेहनत करके उस हालत में लेकर के आए जहाँ पे आप कह रहे हो ना हर घर से अफजल निकलेगा। वो आवाज़ें ख़त्म हो गई, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। ठीक है देखिए सर, आप फौजी हो, आप कह रहे हो, मैं जर्नलिस्ट की तरीके से मान रहा हूँ कि वो चुप हैं सिर्फ। देखिए चुप, फिर वही बात है ना, नहीं चुप और बोलने में भी एक फ़र्क है। ठीक है, और चुप से मैं भारतीय हूँ होने में भी समय लगेगा। राइट, आप इसको चेंज क्यों नहीं मानते? हर घर से अफजल निकलेगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिर्फ कश्मीरी हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, से चुप कोई आसान चीज़ है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप उस पर क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? अप्रिशिएट कर रहा हूँ। नहीं अप्रिशिएट, देखिए आपने जब वो सवाल किया आपने उसमें बोला कि चुप है, राइट, और आप फौजी हैं, आप बोल रहे हैं। मैंने हर बार हर चैनल पर कितने पॉडकास्ट हुए हैं, और स्मिता प्रकाश के सामने पिछले 1 साल पहले जब मुझे बुलाया था पहला एपिसोड के अंदर, तभी मैंने ये बोला था कि शांति है, शांत नहीं है। इसमें किस किस का रोल है? 2 नाम तो मैं बहुत आराम से ले नहीं, आपने वहाँ का नाम लेना है, मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो अपने देश की बात करना चाहता हूँ ना, गलती तो देश की है। नहीं, देश के अंदर मैं सीधे सीधे ये कहता हूँ कि मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीर नॉर्मल हो। अलगाववादियों का नाम नहीं ले रहा हूं इनके साथ में अभी। नहीं, अब फिर वही आपने जिनका नाम लिया, मैं तो उनका नाम सोचना नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो अपने देश की बात करना चाहता हूँ। जब हमारी देश की मीडिया ने ही रिपोर्टिंग ऐसी करी है, जब हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी ने ही एक नेगलेक्ट किया है, जब एक हमारे देश की इंटेलिजेंस सिस्टम ने उनको नेगलेक्ट किया है। नेगलेक्ट कैसे होता है? जब आप उस चीज़ के ऊपर सही समय से काम ना करें, एक नेगलेक्ट होता है। ठीक है, जब आपको एक डिसीजन समय से लेना चाहिए, आप उस डिसीजन ना ले। कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ से रेप किया जा रहा था, ब्रूटलाइज किया जा रहा था, तो देश की सरकार क्या कर रही थी? वाई आर वी ब्लेमिंग अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली? वाई आर वी ब्लेमिंग सेपरेटिस्ट एंड कश्मीरीज? हम अपने देश की सिस्टम को क्यों नहीं लेते? हम वो नासूर को उतना बड़ा होने ही क्यों देते हैं जब वो बिल्कुल हर जगह कैंसर बनने लगे? हमने वो पहले काम करना चाहिए। तो यही है सर, सरकार भी उस समय वो मेरी बेटी को आतंकवादी पकड़ ले गए, उसको छुड़ाना है, इसलिए अगेन वो आप उस टाइम की सरकार पे मत चलिए ना, बिकॉज एक ट्रेंड होता है, एक ओरिएंटेशन होता है, और वो ओरिएंटेशन उदारवादिता का था। एक जैसे चल रहा है चलने दो, हमने क्यों करना, रहने दो, पैसे फेंक दो, शायद चुप हो जाए, थोड़े समय के लिए मुंह बंद कर दो। जब आप ये शॉर्टकट चलते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है, तो प्रॉब्लम होती है। राइट, सो हमारे देश की पॉलिसी ही सही नहीं रही उस दर, और जब तक वो आपके साथ में पॉलिसी सही नहीं होगी, तब तक एक आम कश्मीरी जिसको आपने 70 साल 80 साल नेगलेक्ट किया है, आपने उसको यही एनवायरनमेंट दिया बोलने के लिए, हर घर से अफजल निकलेगा। तो आप कैसे चाहते हैं कि 4 साल के अंदर वो चेंज है? आप अपने बच्चे को तो संभाल नहीं सकते एक सही रास्ते में। आप अपने बच्चे को तो रोज़ मंदिर नहीं ले आ सकते, क्योंकि हमने ले आना नहीं शुरू करा। ठीक है, हमने बोला तू मोबाइल पे खेल, अब सडनली बोलो कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया, मोबाइल छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता वो।
आपने 70 साल 80 साल एक किसी लोकेशन को उसको अपना माना ही नहीं उस तरीके से कि साथ एंगेज किया जाए। अगर माना होता तो सही सही टाइम पे एंगेजमेंट होती। मैं नहीं चाहता कि ये सरकार ने किया है बोला जाए, बिकॉज अगेन ये घूम के फिर एक पॉलिटिकल हो जाता है। मगर जो डिसीजन था 2019 का 370 एप्लीकेशन का, ये किस समय नहीं हो सकता था? 70 साल के अंदर हर समय हो सकता था। आपने वो बैरियर ही नहीं हटाया, बैरियर हट गया, भय पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब कई लोग बोलते हैं कि सर कुछ होगा कैसे, वहां तो फौजें लगी हुई थी। तो जाहिर है यार, अगर आपके घर में गुंडे आने वाले हैं तो आप पुलिस को बुलाओगे ना वहां पर। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि यार हम हटा देंगे और सब राइटिंग शुरू हो जाए। यही सब चीजें अगर आपने 90 में सही समय पे करी होती तो ये आज हालत नहीं होते। तो मैं पीछे नहीं जाता हूं, मैं हमेशा आगे चलता हूं, राइट। तो दैट्स व्हाई आई नेवर वांट टू ब्लेम। उमर अब्दुल्ला को ब्लेम करो, इनको ब्लेम करो, ये सारे लोग हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर हर एक आदमी ने, क्यों अभी तो आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया कि फलाने ने जो है एक तबके के लिए वोटिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप इधर पूरे देश के अंदर सब लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं काम अपने लिए करे? भाई पॉलिटिक्स है ना, ये राजनीति है, वी आर इन डेमोक्रेसी। सो हर एक आदमी अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए काम करेगा, राइट। ये लोगों ने अगर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को समझते, एग्जैक्टली, ठीक है, ये चलता कैसे है, कम से कम फौजियों को बुला के पूछ लो। देश से भले मतलब होम मिनिस्ट्री से पूछो, किसी से पूछो, कम से पूछो कि क्या ये जरूरत है। वही जरूरत मत देखिए, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं चलना पड़ता है, कई बार एक सेंटिमेंट से भी चलना पड़ता है। मुझे मालूम है कि एक आम आदमी वहां पे इलेक्शन नहीं चाहता था, बहुत लोग खुश थे, और ये कई पॉलिटिकल पार्टीज भी खुश थी कि यार ठीक है, कम से कम हमें जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, हम थोड़ा सा बोल देते हैं बीच बीच में और चल रहा है। बिकॉज इनको भी मालूम है जब ये जिम्मेदार बनते हैं, तो जब उमर जी अब्दुल्ला जिम्मेदार बनता है तो महबूबा मैडम पीछे पड़ जाती है, जब महबूबा जी बनते हैं तो अब्दुल्ला जी पड़ जाते हैं। तो इन दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर तो कश्मीरी जनता पिस रही है। आप ऐसे क्यों नहीं देखते? ठीक है, तो जनता नहीं चाहती थी। आम जनता से आप चुपचाप वैसे बात करिए तो हाँ, अगर आप मीडिया के हैं तो पूरा बताएगा, क्योंकि वो चलाने वाले हैं। भाई इलेक्शन होना चाहिए, हमारी कुछ सुनने वाला नहीं है, हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारे को स्टेट से आप यूटी ले आए, हमारे को तो काट दिया, हमको ये कर दिया, हमको वो कर दिया। एंड दे आर वेरी वेरी पॉलिटिकली अवेयर। उनको वो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो आप लोगों ने बताया, उनको मीडिया ने बताया, हमारी गवर्नमेंट ने बताया, हम लोगों ने बताया, कोर्ट्स ने बताया है, बार एसोसिएशन ने बताया कि तुम ऐसे बोलो तब तुमको और पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, पावर मिलेगी, राइट। तो बट एक कश्मीरी क्या चाहता है? एक कश्मीरी ऐसे आप और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, मेरा बिजनेस चले, ऑफिस में जाऊं, ऑफिस फंक्शन करे। पब्लिकली वो नहीं बोल सकता, जैसे वो पब्लिक में बोलेगा तुरंत उसके घर पे पत्थर पड़ जाएंगे। पर ये सब चीज़ें 4 साल 5 साल पहले होती थी, आज वो हालत नहीं है। यस, आई विश इलेक्शंस हैड नॉट हैपेंड। और ये सवाल मुझसे जिस दिन मैं रिटायर हुआ था उस दिन मुझसे पूछा गया था कि भाई इलेक्शन अनाउंस हो गया, आपका क्या व्यू है? तो मेरा उस टाइम पे भी आंसर ही था, हर समय इलेक्शन के लिए हमारे देश में सही होता है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आप कमेंट करिए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कमेंट कीजिए, आप फंक्शन के ऊपर कमेंट कीजिए, करप्शन के ऊपर कमेंट, पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बारी आती है, मुझे लगता है कि सरकार से ही नहीं बात करनी चाहिए, कई और लोगों से बात करनी चाहिए। कई चीज़ों, जैसे हमारे भी आर्मी के अंदर कई चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कंपल्सिव हो जाता है। अब एक वो आगे अपना जज साहब, उन्होंने कई आदेश ऐसे पास कर दिए, हमको मानना पड़ेगा। हम तो हम पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं कि जज को पर्ची लिख के दे दी वो बोल देगा, ठीक है, और वो जज ने बोला भी तो हम नहीं करेंगे। वी आर हम देश की सेना है और हमारे देश का जैसे हिसाब चलेगा हम वैसे चलेंगे। तो अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो करेंगे, हाई कोर्ट जो बोलेगा वो करेंगे, और अपील करेंगे, नहीं सुनी जाएगी, जब आदेश हो जाएगा तो करना पड़ेगा, व्हाट टू डू, ठीक है। और वो सही रास्ता है, कोई बुरी बात नहीं है। जब हमारी देश हारेगी तो, जब आर्मी हारेगी तो देश भी हारेगा ना। बिल्कुल सर।
ठीक है, तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। नहीं, परहेज मत कीजिए, डिसीजन दीजिए, डिसीजन। बट एक ऑफ कैमरा पीछे बातचीत, डिस्कशन, समझना, हर चीज़ के हुक्म देना जायज़ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख के चलना पड़ता है। जो मैच्योर देश होते हैं वो ऐसे चलते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल किताबों से लॉ इज़ टू बी अप्लाइड इन स्पिरिट, ठीक है, नॉट इन लेटर। सर, ऑन दिस नोट, हम जो आज हमारी सारी चर्चाएं हुई उसमें जो आज का यूथ है, जो आज का आने वाला तमाम ऐसा देश का नागरिक है, उसको क्या आज के इस चर्चा से आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपने आने वाली पीढ़ियों में या अपने अंदर एक सही दिशा ले सके? देखिए, जो आपका सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो आज का यूथ है, आप और हम उसको समझते हैं कि वो काफ़ी बेवकूफ़ यूथ है, वो सिर्फ डिजिटल स्पेस में घुसा हुआ है। बट मैं जब कई बार देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि आज का जो यूथ है हमारा, थोड़ा सा हमें लगता है कि डिजिटल उसमें घुसा हुआ है तो शायद वो अवेयर नहीं है, वो काफ़ी कुछ चीज़ों से अवेयर है। और मैं आज का ही आपको मैं एग्जांपल बता रहा था, मैं जहाँ गया था, कम से कम 5-6 बच्चे जिस गुस्से में आकर के मुझसे मिले, उनको लगता था कि मैंने लड़ाई रुकवा दी है। और वो मानते हैं, मतलब दे रिकग्नाइज, कई तो ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, और ये कहते हैं सर आप तो बोलते हो ये तो सही नहीं है, तो मेरे से आर्ग्यू कर रहे, मेरा भी काम है उनको समझाना। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, और आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो मेरा ओनरशिप है वो शायद कुछ 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक को होगा, क्योंकि आज मैं 60-61 साल का हूँ। 70, 80, 90 भगवान ने जब चाहा तो थैंक यू बुला लेगा मुझे अपने पास में, और मैं खुशी खुशी चला जाऊँगा। आपका भारत के अंदर कम से कम 60 साल, 70 साल, 80 साल, और जब तक आप बुजुर्ग होगे तब तक उम्र जो है 100-125 साल की हो जाएगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है अपने देश के अंदर, थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि आपके पास यही जगह रहने के लिए। आप विदेश में कहीं भी जाओगे आपको लगेगा कि आप उनके साथ में मिल गए हो, मगर आप याद रखना कि जब आप गोरों के बीच में जाओगे तो आपका भी एक रंग होगा। ठीक है, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलोगे मगर आपका एक स्लांट होगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनके साथ हो, मगर आप जब अपने देश में रहोगे तो आपको ये कहीं किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब उतरते हैं ना आप देश के अंदर, मैं बहुत देशों में बाहर गया हूँ, जब आप जाते हो आप बड़ा केयरफुल होते हो। जैसे ही अपने देश के अंदर उतरते हो, कितना भी क्योस है, गंदगी है, मुश्किल है, यहाँ की खून, मिट्टी, हवा, सब कुछ आपका है। आप एक कंफर्ट जोन में आते हो। आपको ये नहीं प्रूव करना कि आप भारतीय हो, ठीक है, आपको वहाँ प्रूव करना है कि आप एज गुड एज गोरा हो। यहाँ पे आप अपनी स्थान पे, इसके अंदर इन्वेस्ट करना, ये एक 5000 साल का एक सिविलाइजेशन है। ये नेशन नहीं है सिर्फ, ये राष्ट्र है। ठीक है, उस सिविलाइजेशन के ऊपर जो हमारी जनरेशन और हमारे से पहली जनरेशन ने जितनी तुष्टीकरण उसकी करी है, जितना निगलेक्ट हमने उसको करा है, आप मत करना। ठीक है, मैंने ये बहुत लेट पहचाना है इस चीज़ को। राइट, आप एम्पावर्ड हो, आपके पास डिजिटल मीडिया है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, उसके बाद में पढ़ो और ये समझो कि 5000 पहले जैसे जो हमारी महाभारत है, और जब मैंने महाभारत और रामायण पढ़ा था 40-45 साल पहले, तो मैं मजाक करता था खुद भी, अरे यार ऐसे कैसे हो, तीर मारा और 1000 तीर निकल गए, ब्रह्मास्त्र क्या होता है, धमाका ऐसे हो गया, संजय कैसे वहाँ पे लड़ाई चल रही है और वो देख करके बता रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी, मैं उसके ऊपर मुस्कुराता था अपने दिल में, क्या बकवास लिखा है। मगर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन सब चीज़ों को कर रही है। थोड़ा सा उसके ऊपर फेथ रखो कि वो जो एक हमारे जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में कुछ न कुछ दम होगा। और हमारा देश नॉर्थ से लेकर के साउथ एक वो जोग्राफिकल एक्सपेंस है। बिल्कुल, ठीक है, वो जोग्राफिकल एक्सपेंस पहाड़ों से है जो अफगानिस्तान तक जाता है, नॉर्थ में है
जो तिब्बत और इस इलाके में जाता है, और साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट से लेकर के समुद्र तक जाता है। वो हमारा एक्चुअल में भारतवर्ष है। शायद वो वापस ना आ पाए, मगर जो इसकी जो हिस्ट्री है, जो सिविलाइजेशनल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, जो दिमाग की ताकत है, जो साइंस की ताकत है, वो आपके हाथों में है। उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, और ये एक मॉडर्निटी और एक कल्चर, पुराना कल्चर, दोनों को का समन्वय पॉसिबल है। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल है, वैसे भी एक मॉडर्न और एक क्या कहते हैं हिस्टोरिकल जो कंस्ट्रक्ट है, दोनों का एक पॉसिबिलिटी है। वो साथ लेके चलना। हर चीज़ साइंस से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, कई चीज़ें अंदर से भाव से होती हैं, उस पर चलना। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है, हमने अपने बच्चों को कभी फेल होना नहीं सिखाया। हमने अपनी बेटियों को रानी परी बनाया, अपने बच्चों को हमेशा, लड़कों को बोला कि तू तो हीरो ही है हमारा। जब बॉलिंग करी तो वही जीता, जब उसने बॉलिंग करी तो मैं हार गया। टीचर्स ने भी स्कूल के अंदर कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, पिटाई नहीं करी। आपको फेल होना नहीं आता, जल्दी से जल्दी फेल होना सीखो, और उस फेल होने से सीखना सीखो, क्योंकि जो आप फेल होने से एक्सपीरियंस सीखते हो, वही एक्सपीरियंस आपको आगे ज़िंदगी में काम आता है। क्योंकि सक्सेस तो आपके माँ बाप ने हमेशा आपको बना के दी है, और जो ज़िंदगी आगे है वो फेलियर से ज़्यादा है, क्योंकि जगहें कम हैं, पोजीशंस कम हैं, और आपको उसके लिए compete करना है। जब आपको काम करना पड़ता है, 18 घंटे काम करना पड़ता है, आपको उसकी आदत नहीं है, तो वो उसकी भी एक फेल होना सीखो। और तीसरी चीज़ ये बताऊंगा कि दुनिया में जानवर अपने लिए जीता है, एक सिर्फ इंसान दूसरे के लिए जीता है। अपने से ऊपर का एक मिशन बनाओ, भले ही वो सोसाइटी का हो, उस कॉलोनी का हो, उस समाज का हो, या देश का हो। जैसे मेरे लिए हमेशा बचपन से देश ही रहा। मैंने जो भी काम किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अपने लिए काम करना है, मुझे खाना अपने लिए खाना है। मैंने हमेशा जो सोचा वो हमेशा देश के लिए सोच के काम किया। और जब आप उस पैशन पे चलते हो, अपने से ऊपर लिए सोच के चलते हो, तो आपकी जो अचीवमेंट होती है वो उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। आपकी शक्ल पे तेज़ आती है, आपकी थकान नहीं होती, आपको नींद नहीं आती, आपको एक पैशन होता है। आप 100 चीज़ें 24 घंटे के अंदर करते हो, जहाँ पे एक दूसरा इंसान एक काम भी 24 घंटे में करने में कतरा जाता है। तो हैव दैट पैशन टू डू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर सेल्फ। These are the 3 messages I will leave. परफेक्ट सर, परफेक्ट। दोस्तों, आज ये हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मैं आपका पूरा नाम लेना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच अमेजिंग एंड इंस्पिरेशन मैसेज। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे यूथ हैं, जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, वो इस सब से बहुत कुछ सीखने के लिए हमेशा कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।